तो अनूप जी अब जो है मैं माइक आपको सौंपती हूँ और आप जो है इसको आगे लेके जाइए कार्यक्रम को। आपके पास 10 मिनट है। धन्यवाद। चलिए, अनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे आज आमंत्रित किया है। और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर स्क्रीन हटा दें, है ना, क्योंकि वो अजीब सा लगता है कि मैं खुद ही अपनी तस्वीर देख रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ये हटा दें इसको, बल्कि अगर आप ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो मैं कहाँ से बात शुरू करूँ? मैं, जैसे मैंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। और हमारे साथ में जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको मैं, आपने खैर देहरादून का जिक्र कर दिया है। तो इस समय देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में हम सबके सामने जो हो रहा है वो हम सबको दिख रहा है। और विशेष तौर पर मैं अगर सरकारी आंकड़ों की बात करूं तो इस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, या हिमाचल प्रदेश से बार बार ये बात आ रही है कि हमारा 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और उत्तराखंड में यह बात आ रही है कि भाई हमारे यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो खैर, ये जो आपदा है इसको हम पैसे में, रुपए में नहीं तोल सकते, लेकिन एक आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए कि दो राज्यों में जो आर्थिक क्षति हुई है उसको किस तरीके के साथ में आंका जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में, मैं अगर गलत नहीं बोल रहा, तो ये जो पूरा मॉनसून का जो सीजन है, जो 15 या 20 जून से शुरू हुआ है और एंड अगस्त, यानी लगभग 70-75 दिनों में 250 से ज्यादा लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तराखंड राज्य में 85 से ज्यादा लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट्स, पशुओं की क्षति, घरों का टूटना, ब्रिजेस, रोड्स, सैकड़ों रोड्स जो हैं इस समय दोनों राज्यों में बंद हैं। तो ये जो पूरा 2023 का जो मॉनसून हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों के अलावा देश और दुनिया के लोगों ने भी देखा है, ये निश्चित तौर पर हम सबको बहुत ज्यादा विचलित करता है, और करना भी चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। तो मैं जब स्वयं व्यक्तिगत तौर पर सोचता हूं तो मैं ये इस बात को महसूस करता हूं कि वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इतने सारे चैलेंजेस हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन शायद जो सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू आज के समय में इन दो राज्यों में है वो एग्जिस्टेंशियल सर्वाइवल का है, कि अगर इंसान ही जिंदा नहीं रहेगा तो बाकी जो सारी चीजें हैं वो बेमानी हो जाती हैं। और जब हम कहते हैं 10,000 करोड़ या 250 लोग मर गए या 85 लोग मर गए, वो असल में वो जो जो पूरी जो आपदा का जो या जो डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है, हम उसकी वो कहीं ज्यादा है, इन नंबरों से, इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। तो मैं यहां से अपनी बात को शुरू करना चाहता था। अब खैर, पहले अगर हम थोड़ा 10 मिनट का समय है तो मेरे को 10 मिनट 10:18 पर मैं अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। हल्की फुल्की बात पहले अगर यही करें कि भाई ये डिजास्टर्स हो क्यों रहे हैं। वैसे तो खैर बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर मैं संक्षेप में बताऊं, और ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा कारण है वो जिस किस्म का निर्माण सरकार के द्वारा, सरकार का मतलब चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे उत्तराखंड राज्य की स्टेट गवर्नमेंट है, और इसमें पक्ष विपक्ष, आप और हम सबको मालूम है कि दो ही यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कभी कोई राज करता है, कभी कोई यहाँ पर राज करता है। वर्तमान में भी इन दो राज्यों में दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें बनी हुई हैं। लेकिन ये बात तो पॉलिटिकल पार्टी की ना होके केंद्र और दो राज्यों की बात है कि जिस किस्म से ये पूरा का पूरा निर्माण, जो बेतहाशा यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, ये इस मॉनसून ने साबित कर दिया है कि ये जो मॉडल है, ये, इसमें देखिए कहीं कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर कोई जानता है, इस बात को समझता है कि भाई हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन ऐसा इस डेवलपमेंट का क्या फायदा है, इस टाइप के डेवलपमेंट का, कि आप सैकड़ों करोड़ रुपया लगाते हैं और बरसात के बाद में वो पूरा का पूरा ढह जाता है। तो नंबर वन जो है, ये जो जो बिल्कुल अनअबेटेड कंस्ट्रक्शन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बने हैं, चाहे वो सड़कों की बात हो, उत्तराखंड में जब बात होती है चारधाम, उसका नाम ही चारधाम ऑल वेदर रोड है। आपने सुना होगा उसके बारे में, जो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने वाली जो सड़क है लगभग 900 किलोमीटर की। लेकिन वो कैसा ऑल वेदर, बद्रीनाथ हाईवे जो है, कम से कम 20-25 जगह वहां पर लैंडस्लाइड आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण हैं। इसके अलावा चाहे वो डैम्स की बात हो, मैं एक और फिर से भी उदाहरण हिमाचल प्रदेश का लेना चाहूंगा, जहां ये बड़ी सुर्खियों में खबर रही कि वहां पे जो 23 बड़े डैम हैं, उनमें से 21 डैम्स ने जो भी उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया, और इसलिए जब उन्होंने पानी ऊपर से अपने डैम से छोड़ा तो कितनी भारी तबाही लाता हुआ वो पानी लेकर के आया। तो ये एक हमारा पीस है। दूसरी बात जो है वो स्वयं जो लोगों का अपना लालच है,
तो कहीं ना कहीं लोगों का भी अपना लालच है जिस किस्म के निर्माण, और आप सभी लोग जो है, मैं इस बात को अज्यूम करता हूं कि आप सभी लोग जो हैं अनुभवी हैं, आप सभी लोग उत्तराखंड और हिमाचल निश्चित तौर पर आप लोग गए होंगे, आपने वहां पर देखा होगा। तो जिस किस्म की बिल्डिंग्स जो हैं वो कई बारी आपको पहाड़ों में ऐसी बिल्डिंग मिल जाएंगी कि आप कहेंगे भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग तो हमें चंडीगढ़ में भी नहीं दिखाई देती है, उदाहरण के तौर पर। तो ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का ये निर्माण कौन कर रहे हैं? और नेचुरली भाई उनका कहीं ना कहीं ग्रीड है, कोई किसी ने होटल बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया। और एक और महत्वपूर्ण बात अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो अधिकांश निर्माण है ये नदियों के साथ में हुआ है। जो आपने हिमाचल प्रदेश के भी वीडियोस देखे होंगे, जो अधिकांश डैमेज हुआ है वो जो नदियों का जो जो फ्लड प्लेन है उसके ऊपर जो एनक्रोचमेंट या अतिक्रमण हुआ, तो लोगों ने अतिक्रमण किया, सरकारों ने जो है ये एजेंसीज ने, अथॉरिटीज ने अपनी उसके ऊपर आंखें मूंद ली। अब उसमें चाहे कोई करप्शन है, कोई कोल्यूशन है, वो एक उसकी बहुत बड़ी संभावना है। और फ्लैग्रेंट वायलेशन जो हुआ है, तो ये एक हमारा दूसरा बड़ा कारण है। तीसरी एक और बात यह है, ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल एक स्टेट इश्यू है। चौथी बात जो है हिमालय की, जब हम बात करते हैं तो हिमालय एक बड़ा यंग माउंटेन रेंज है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब पांचवी और आखिरी बात, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं लेकिन मैं 5 कारणों के साथ में इन कॉजेस को चूंकि मैं हाईलाइट करना चाहता था। एक कैरिंग कैपेसिटी को लेकर इस समय जो पर्वतीय राज्य हैं उनमें लेकर के बहुत बात हो रही है। और कैरिंग कैपेसिटी एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि किसी भी पर्वतीय शहर का या पर्वतीय इलाके की उसकी एक सर्टेन कैपेसिटी है, और इसको डिटरमिन करने के लिए एक साइंटिफिक वे के थ्रू ही उसको आप डिटरमिन कर सकते हैं। तो वो जो कैरिंग कैपेसिटी है कि मैक्सिमम लोड मसूरी, शिमला, नैनीताल कितना ले सकता है, ये उसकी स्टडी है। उसमें कितने टूरिस्ट आ सकते हैं, उसमें कितनी फैसिलिटीज हो सकती हैं, कितनी बिल्डिंग बन सकती हैं, तो ये उसका मानक है। तो मैं अगर अपनी बात को समराइज करूं, हमने सबसे पहली बात जो करी 5 कारणों को लेकर जो हमने उसको हाईलाइट किया। नंबर 1 जिस किस्म का कंस्ट्रक्शन हुआ है। नंबर 2 जो है हमने बात करी कि जो लोगों का अपना लालच है। तीसरी बात जो हमने करी वो क्लाइमेट चेंज को लेकर करी। चौथी बात हमने हिमालय बीइंग अ यंग, जियोलॉजिकली एक यंग माउंटेन रेंज है। और पांचवी बात हमने जो है वो कैरिंग कैपेसिटी को लेकर के करी थी। मेरे पास में 3 या 4 मिनट बाकी बचे हुए हैं, मुझे लगता है कि इन 3 या 4 मिनट में जो है हमें सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है कि और इसमें जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो मुख्य तौर पर वैसे तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, लेकिन अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो इसमें 3 मुख्य स्टेक होल्डर्स को हम कह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर जो है वो गवर्नमेंट है, वो नंबर 1 है। जो दूसरे बड़े स्टेक होल्डर हैं या दूसरे स्टेक होल्डर हैं वो इन पर्वतीय राज्यों के बिजनेसेस हैं। और जो तीसरे स्टेक होल्डर हैं वो हमारे जैसे आम लोग हैं। तो इन तीनों स्टेक होल्डर्स की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मेरा अपना यह मानना है कि इन 3 स्टेक होल्डर्स में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो स्वयं सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की 2 जिम्मेदारियां हैं। पहली बात, सरकार जो खुद अपने निर्माण कर रही है, अपने कंस्ट्रक्शन कर रही है, उसको अपने कंस्ट्रक्शन पर नकेल लगाने की आवश्यकता है। उसको स्वयं अपने कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। मैं अगर इस समय आपको उत्तराखंड का उदाहरण दूं तो यहाँ पर सैकड़ों बिल्डिंग्स जो हैं वो नदियों के किनारे स्वयं सरकार ने ही बनाई हैं। तो आपका काम तो जो है एक आपको तो उसको एनफोर्स करना है, और आप ही खुद जो है इस किस्म की बिल्डिंग बनाते हैं। देहरादून का मैं अगर जिक्र करूं, देहरादून की जो विधानसभा है वो खुद एक नदी के मुहाने पर बनी हुई है। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण हैं। और जब केदारनाथ जी की 2013 की आपदा आई थी जिससे आप सभी लोग परिचित हैं, तो ये बहुत सारी ये जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं और प्राइवेट बिल्डिंग्स भी बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिल्कुल ढह करके नीचे गिर गई थी। तो सरकार पर मैं वापस लौटूं, सबसे पहली बात है कि सरकार का जो खुद का निर्माण है उसके ऊपर जो है उनको खुद एनफोर्स भी करना है, उसको रेगुलेट करना है। और जो खुद हाई कोर्ट और बार बार कोर्ट्स के ऑर्डर आते हैं उसका उनको अनुपालन करना है। कोर्ट्स बार बार कहते हैं कि जो नदी बह रही है उसके आप 50 मीटर यहाँ, 50 मीटर यहाँ, या 100 मीटर यहाँ, 100 मीटर यहाँ आप कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। तो खुद जो है सरकार अपनी बिल्डिंग्स में उसी का उल्लंघन करती है। सरकार की दूसरी बड़ी जिम्मेदारी एनफोर्समेंट की है। तो उन्हें जो बिजनेसेस हैं और जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन्हें उसको भी एनफोर्स करना है। तो ये जैसा मैंने कहा, जब हमने 3 स्टेक होल्डर्स की बात करी, गवर्नमेंट की हमने बात करी, हमने बिजनेसेस की बात करी, और हमने जो है लोगों की बात करी। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि डेवलपमेंट सेक्टर में सरकार, समाज और बाजार, ये 3 चीजें अगर आपको अच्छी लगेंगी जानने में, इसको लेकर के बड़ी बात होती है, सरकार, समाज और बाजार। तो सरकार, समाज और बाजार तीनों की एक बहुत बड़ी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है।
जहाँ तक और फिर देखिए बहुत सारी बातें हैं, मेरा 1 मिनट का समय कुल बचा है, तो हम किस किस्म का मानसी जी भी जो है हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, वो भी इसमें पानी के ऊपर प्रकाश डालेंगी। तो किस किस्म का जो डेवलपमेंट मॉडल है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में हो, किस किस्म का यहाँ पर निर्माण हो, तो ये जो टूरिज्म की भी जो हम बात कर रहे हैं, मैं संक्षेप में उसे बताना चाहूंगा, इसको भी लेकर के जो है जो पूरी ओवर टूरिज्म, कहीं ना कहीं हमें ये भी एक सोल्यूशन है कि हमें ये सरकारों को इस ओवर टूरिज्म के मॉडल से बचने की जरूरत है। ये भी अपने आप में एक एक बहुत बड़ा जो है एक एक फैक्टर है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में हमारा अपना अनुमान है कि लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक प्रति वर्ष आ रहे हैं। तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये सस्टेनेबल है। मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल है। इसी तरीके के साथ में जो चाहे उत्तराखंड है या हिमाचल प्रदेश है, कि हम अपनी माउंटेन इकोनॉमीज को कैसे रेजिलिएंट बनाएं, हम किस किस्म के वहां पर मॉडल्स को विकसित करें, किस तरीके के साथ में लो कार्बन इंटेंसिटी वाले, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर है, चाहे वो हमारा हॉर्टिकल्चर है, हम महिलाओं को और कैसे सशक्त कर सकते हैं। तो जो हमारी अपनी जो हमारी ट्रेडिशनल जो हमारी जो ताकतें हैं, हम उनको लीवरेज करते हुए कैसे आगे ये बढ़ सकते हैं ताकि हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज हो। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं अपनी बात को यही कह करके मैं समाप्त करना चाहूँगा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये जो त्रासदी है, ये बहुत दर्दनाक है। इससे सबक लेते हुए सरकार, समाज और बाजार को सबक लेने की ज़रूरत है। और ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस हमारी ज़िंदगी और हमारी दुनिया का है कि हम लोग बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो यही कामना और यही उम्मीद की जानी चाहिए कि इन बातों को, इन मुद्दों को, इन पीड़ाओं को, इन आपदाओं को हम लोग अपनी कलेक्टिव कॉन्शियंस में ज्वलंत रख सकें, इसके ऊपर निरंतर 365 दिन काम कर सकें, ईमानदारी के साथ काम कर सकें, करप्शन के ऊपर नकेल लगा सकें, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है हम उसे सेंसिटाइज कर सकें। क्योंकि अगर ये हम नहीं करते हैं तो ये निश्चित है कि हिमालय और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य जो हैं वो विनाश की दिशा में ही दुर्भाग्यवश आगे बढ़ेंगे। मुझे आपने आमंत्रित किया, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया अनीता जी, थैंक यू।